नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट में आ जाएंगे जो भी लाइव हैं। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम है हमारे ज्योग्राफी स्पेशल बैच के सेकंड सेशन में। आपको याद आ रहा होगा कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने कल डिस्कशन किया था कि जो महासागर हैं वो कितने, सॉरी, सागर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और चलते चलते मैं आपको ये भी बता के गया था कि जो खाड़ी होती है और जो क्रीक होती है, गल्फ होती हैं, ये सब क्या होती हैं। मैंने ये भी बताया था कि ये सभी के सभी जलीय भाग होते हैं जो कि एक महासागर के अंतर्गत आते हैं या फिर एक महासागर में एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए कि महासागरों का विभाजन कितने तरीके से किया जाता है और कितने भागों में किया जाता है। ओके, चलिए जी। डिवीजन ऑफ ओशियन। महासागरों का विभाजन। ठीक है, महासागरों का विभाजन। अगर मैं बात करूं आपसे महासागरों के विभाजन की तो देखेंगे ध्यान से, दो तरीके से किया जाता है। एक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के आधार पर, है ना, सूर्य के प्रकाश के आधार पर, ठीक है, विभाजन किया जाता है। सूर्य के प्रकाश मतलब कितनी गहराई तक जा रहा है, इस आधार पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है फोटिक जोन, प्रकाश क्षेत्र। दूसरा जो होता है इसी में, इसे कहा जाता है डाइस्फोटिक जोन। ठीक है, डाइस्फोटिक जोन की अगर मैं बात करूंगा तो इसे कहा जाता है मंद प्रकाश क्षेत्र। और लास्ट अगर तीसरे की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो तीसरा होता है अफोटिक जोन। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब यह है कि फोटिक जोन जहां प्रकाश पूरा पहुंच रहा है, डाइस्फोटिक जोन बहुत कम पहुंच रहा है। ठीक है, लास्ट वाला जो होगा वो होगा अफोटिक जोन, यानी कि अप्रकाशीय क्षेत्र। इसका मतलब हुआ कोई लाइट नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर कौन सा होता है, सबसे पहले आता है लिटोरल जोन, तटीय क्षेत्र। दूसरा आता है नैरेटिक जोन, नैरेटिक क्षेत्र। और तीसरा जो आता है उसे कहा जाता है प्लेजिक जोन।
पूरा नोट करेंगे, फिर एक एक करके इनको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। क्लास वन कहां पर, देखो इसी बैच में मेरे दोस्त क्लास वन पड़ी हुई है, तो आपको यही देखनी है क्लास वन। हाँ जी, आगे बढ़े। क्लास वन का जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो 100% होगा, अगर नहीं होगा तो मैं अभी चेक करा देता हूं। इंट्रोडक्शन के नाम से कल क्लास होगी, देखो आप, ठीक है। एसएससी वाले पढ़ सकते हैं क्या? बहुत अच्छी बात है, एसएससी वाला बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है तो। भाई एक बार में वो सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। फर्स्ट हेडिंग डालो दोस्त अब, फोटिक जोन। प्रकाशीय क्षेत्र, देखो ध्यान से, यहां पर ये पानी भरा हुआ है, तो ये तो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये हो जाएगी फिर ओशियनिक क्रस्ट। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगी और एक ओशियनिक क्रस्ट हो जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि फोटिक जोन कौन सा होगा। यहां अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये समुद्र तल से लेकर के 200 मीटर की गहराई तक का जो भाग होगा, इसी को फोटिक जोन कहा जाएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि समुद्र तल का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो समुद्र तल का निर्धारण किया जाता है कि वहां पर आने वाले उच्च टाइड यानी हाई टाइड और लो टाइड दोनों का मीन निकाल दिया जाता है, वही सी लेवल होता है। वैश्विक स्तर की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीनविच से निकाला जाता है, और हमारे भारत का जो है वो दो ऑप्शन है हमारे पास निकालने के, या तो चेन्नई से निकालेंगे या मुंबई से। फिलहाल में मुंबई वाला यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है सी लेवल आप कहीं से भी निकालने लग जाओगे, और जहां पानी मौजूद है कि पानी से टच हो गया वाओ सी लेवल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। आगे बात समझ में? तो दोस्तों जितनी भी ऊंचाई और गहराइयां हैं वो कहां से नापी जाती हैं? सी लेवल से मापी जाती हैं। तो जो फोटिक जोन है वो कहां तक माना जाता है? तो तब आपका आंसर होगा अप टू 200 मीटर डेप्थ। ये माना जाता है सर 200 मीटर की गहराई तक। दो सौ मीटर की गहराई तक का भाग है। ध्यान से सुनना अगला पॉइंट। यहां अगर मैं आपसे बात करूंगा सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? अरे बराबर पहुंचेगा, दबा के पहुंचेगा। सनलाइट रीच्ड प्रॉपरली। यहां पर क्या होता है सर? सूर्य का प्रकाश निरंतर पहुंचता है। यह वो क्षेत्र है जहां पर सूर्य का प्रकाश लगातार पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश लगातार पहुंचेगा तो यहां पर ध्यान से सुनना, यहां विशेष प्रकार के जीव होते हैं जिन्हें कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन, और इसको हिंदी में बोला जाता है पादप प्लवक। ये क्या करते हैं यहां पर? ये कंडक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। ये यहां पर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं बाबू? यहां पर ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
कौन? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है जी। फाइटोप्लैंक्टन जब यहां पर प्रकाश संश्लेषण का संचालन करते हैं तो क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन का तो निर्माण करेंगे और एटमॉस्फेयर में से कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे। बोलो हाँ या ना। मैं लिख देता हूं यहां पर। ये क्या करते हैं सर? CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 का एब्जॉर्प्शन करते हैं। और क्या करते हैं सर? ये CO2 का एब्जॉर्प्शन करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। कल की क्लास में भी समझाए थे वही चीज। इसी वजह से ओशियन को क्या कहा जाता है? ओशियन को कहा जाता है ओशियंस आर कार्बन सिंक। कहा जाता है कि जो महासागर हैं वो क्या हैं? कहा जाता है सर कि महासागर कार्बन सिंक हैं। महासागर क्या है? कार्बन सिंक है। यानी इस फोटिक जोन में क्या देखने को मिलता है? तो तब आपका आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन जो है वो बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। बात बराबर है यहां तक। अब आ जाते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा? सेकंड जो है अभी हमने बताया आपको मंद प्रकाशीय क्षेत्र यानी कि डायस्फोटिक जोन। मैं लिख देता हूं, यह है मंद प्रकाशीय क्षेत्र। यह कहां से कहां तक होता है? पहली बात, यह होता है सर 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की गहराई वाला क्षेत्र होता है। आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर सूर्य का प्रकाश पूरा पहुंचता है, कम पहुंचता है? आप बोलोगे जी पूरा तो नहीं पहुंचता। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे सनलाइट इंसिडेंट पार्शियली, है ना? सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से पड़ता है। सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ता है? आंशिक रूप से पड़ता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जब सूर्य का प्रकाश यहां पे आंशिक रूप से पड़ेगा तो ऐसी कंडीशन में यहां फोटोसिंथेसिस कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा या कम होगा? तो तब आपका आंसर होगा यहां पर फोटोसिंथेसिस होता है कम, यहां प्रकाश संश्लेषण होता है कम। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी कम होगी यहां पे। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल कम होगी सर। ऑक्सीजन कम होगी तो यहां पर ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? कम या ज्यादा? तो यहां पर ऑर्गेनिज्म भी कम होते हैं। यहां पर जीव भी कैसे होते हैं? जीव कम पाए जाते हैं। ठीक है ना? जीव कैसे होते हैं? यहां पे कम पाए जाते हैं। फिर भी कुछ विशेष प्रकार के जीव होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो डाइटम्स बोला जाता है इनको। स्नेल घोंगा है ना? टेरोपोड है। कुछ इस टाइप के जीव यहां देखने को मिलते हैं। कौन से क्षेत्र में? डाइस्फोटिक जोन में। ओके, कर दो फटाफट से नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, तकल्लुफ कुछ भी है तो बता सकते हैं आप। मैं आपकी सेवा में खड़ा हुआ हूं। आगे बढ़े। तीसरा वाला जो क्षेत्र है, हम्म, तीसरा वाला क्षेत्र देखो।
अफोटिक जोन, अप्रकाशीय क्षेत्र। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा ये कहां से कहां तक होता है, 1000 मीटर की डेप्थ से लेकर के 4000 मीटर की डेप्थ तक का भाग है, यानी बिल्कुल बॉटम पार्ट तक का भाग है। ठीक है, या सीधा सीधा ये कह लो कि ये कौन सा भाग है, बिलो 1000 मीटर डेप्थ लाइन। ठीक है ना, ये है सर 1000 मीटर की रेखा से नीचे का भाग है, बराबर है, 1000 मीटर की रेखा से नीचे का भाग है। आपसे अगर यह पूछा जाता है कि सनलाइट यहां पर पहुंचेगी, आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, यहां पर सूर्य का प्रकाश जो है वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचता। सर जब यहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो ऐसी स्थिति में एक बात बताओ, क्या यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा? तो आपका आंसर होगा यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। यहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं हो रहा भाई? प्रकाश संश्लेषण जो है वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंच रहा। और जब प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होगा तो यहां पर जीव कैसे होंगे? नॉर्मल या रेयरेस्ट? रेयरेस्ट जीव होंगे यहां पर। ठीक है, यहां कैसे जीव होंगे? रेयरेस्ट। तो मैं लिख देता हूं इस बात को यहां पर, रेयरेस्ट मरीन ऑर्गेनिज्म फाउंड। यहां क्या होगा? दुर्लभ प्रकार के समुद्री जीव पाए जाते हैं। कैसे समुद्री जीव पाए जाते हैं यहां पर? दुर्लभ प्रकार के समुद्री जीव जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, फिर बात यह जाती है कि जब ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे तो फिर ये सरवाइव कैसे कर रहे हैं यहां पे? तो ये कीमोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कीमोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या। देखो दोस्तों, ये क्या करते हैं? कीमोसिंथेसिस, ये करते हैं रसायन संश्लेषण। क्या करते हैं ये? रसायन संश्लेषण करते हैं। क्या मतलब है सर इसका कीमोसिंथेसिस का? कीमोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि ये अपने फूड को किससे ऑब्टेन करेंगे, तो तब आपका आंसर होगा रसायन से ऑब्टेन करेंगे। ओके, मैं लिख रहा हूं यहां पर, बाई केमिकल्स। रसायनों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब रसायनों से कैसे भोजन प्राप्त कर लेंगे? ठीक है,
तो याद रखना मेरी बात को, यहां पर ये जो है रसायनों से भोजन को कैसे प्राप्त कर लेंगे, तो इसके पीछे कारण है क्योंकि नीचे जो रॉक होती है, साथ ही साथ वॉल्केनिज्म होता है। इन दोनों ही कंडीशन में गौर से सुनेंगे मेरी बात को, यहां से मिनरल्स रिलीज होते हैं। यहां से खनिजों का उत्सर्जन होता है या श्रावण होता है। और इन्हीं मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब कर जाता है? एब्जॉर्ब्ड बाई इसे कहा जाता है डीप सी बैक्टीरियाज। गहरे समुद्र के जो जीव हैं, गहरे समुद्र के जीव जो हैं, ये क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। नोट करो पूरा जल्दी से। हाँ जी, हो गया। आगे बढ़े, चलो। यही नोट करके लिखो अब आप, या फिर एक काम करो, इसमें मत लिखो, नोट करके आप डेप्थ के आधार पर जो है ना, इसको पढ़ते हैं, फिर इसमें कराते हैं, ठीक है। डेप्थ के आधार पर लिखो आप सबसे पहले लिटोरल जोन। लिटोरल जोन, है ना। ध्यान से सुनना, इस लिटोरल जोन की अगर मैं बात करूंगा, तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा समुद्र है, मान लिया ऐसे समुद्र है हमारा, यहां पानी भरा हुआ है। तो इस समुद्र में क्या है, लगभग आप ऐसे मान के चलो कि हाई टाइड और लो टाइड, इन दोनों के बीच का जो भाग है ये वाला, इसी को क्या कहा जाता है, लिटोरल नाम दिया जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको, लिटोरल नाम दिया जाता है। तो मैं लिख रहा हूं, ये है सर एरिया ऑफ हाई एंड लो टाइड।
ये है क्या दरअसल में? तो आपका आंसर होगा ये है उच्च और निम्न ज्वार के मध्य का क्षेत्र है। यहां पर 10 मीटर गहराई तक का जो भाग है, 10 मीटर गहराई तक का भाग जो है, मान लो कि भाई 10 मीटर यहां बैठ रहा है, तो 10 मीटर गहराई तक का जो ये इतना भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको क्या कहा जाएगा? तो ध्यान से सुनना। 10 मीटर गहराई तक के भाग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुप्रालिटोरल। इसे सुप्रालिटोरल कहा जाता है। इस वाले भाग में क्या होता है? सैंडी बीचेस पाए जाते हैं। ठीक है ना? इस वाले भाग में क्या होता है? बालू के तट पाए जाते हैं। यहां पर बालू के बने हुए तट देखने को मिलते हैं। कुछ एरियाज में यहां कोरल भी देखने को मिलते हैं। यहां पर प्रवालों के निक्षेप पाए जाते हैं। किसके निक्षेप देखने को मिलते हैं? यहां पर प्रवालों के निक्षेप जो है वो देखने को मिलते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट आता है उसे कहा जाता है नैरेटिक जोन। इसे जलीय जीव क्षेत्र कहा जाता है हिंदी में। यह होता है सर 200 मीटर की गहराई तक की लाइन का वर्टिकल रीजन, यानी ये पूरा का पूरा रीजन, ये बी है। ठीक है? 200 मीटर डेप्थ, वर्टिकल लाइन जोन। आगे बात समझ में? यानी ये क्या होता है? तो तब आपका आंसर होगा ये होता है सर 200 मीटर गहराई की लंबवत रेखा का क्षेत्र होता है। पूरा का पूरा एरिया आ गया इसमें। अगर मैं आपसे बात करूंगा इस वाले क्षेत्र में क्या खास बात होती है, तो इस वाले क्षेत्र में पहली बात तो मरीन और कॉन्टिनेंटल, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों टाइप के यहां पर सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा होती है सर्वाधिक। तो यहां पर जीवधारियों का जो कॉन्सेंट्रेशन एक तरह से हम कह सकते हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? मैं लिख देता हूं यहां पर ऑक्सीजन एंड सेडिमेंट्स हाईली फाउंड। यहां पर क्या होता है सर? यहां पर ऑक्सीजन और अवसाद अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहां पर सर्वाधिक जीव रहते हैं। ठीक है? जो ये नैरेटिक जोन है इसमें अगर हम बात करेंगे जीवों की, तो इसमें सबसे ज्यादा
जीभधारी रहते हैं। हो गया भाई। चलो, आगे का जो भाग है ये वाला, इसे कहा जाता है पेलेजिक जोन। इसको एक और नाम दिया जाता है, ओपन सी कहा जाता है इसको। तीसरे नंबर पे लिख रहा हूं मैं। 1 सेकेंड। ओ मेरे प्रभु, मेरे भगवान, आजा। कीबोर्ड नहीं आ रहा यार। अरे स्टूडियो में आने कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। 1 सेकंड के लिए चलो, मैं जब तक लिखता हूं इसके बारे में। इसी को बोला जाता है ओपन सी, खुला सागर। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो पहली बात, ये तट से दूर होता है। और जस्ट लाइक अ बाउल, मान लो एक कटोरे की तरह इसमें पानी भरा हुआ होता है, तो ये बेसिन का पार्ट होता है। ठीक है ना? पार्ट ऑफ द ओशियन बेसिन। ये क्या है सर? ये है महासागरीय बेसिन का भाग है। वहीं से टाइप होगा क्या? लिख। प्लेजिक जोन।
बंद है। माइक बंद है, आवाज आएगी कहां से? हाँ भाई, मैं कह रहा था कि जो प्लेजिक जोन है, इस प्लेजिक जोन को फर्दर डिवाइड किया जा रहा है। देखेंगे जब आप ध्यान से, यहां से इधर का तो नैरेटिक हो गया, अभी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। इधर पूरा का पूरा प्लेजिक जोन है। आगे बात समझ में? इस प्लेजिक जोन को फर्दर डिवाइड किया जाता है, तो इसका सबसे पहला भाग आता है एपीप्लेजिक। एपीप्लेजिक जोन जो है ये 200 मीटर की गहराई तक का भाग होता है। यहां पर कछुआ देखने को मिलेगा आपको, ब्लू व्हेल देखने को मिलेगी आपको, शार्क देखने को मिलेगी आपको, है ना। ये सभी के सभी जो जीव हैं यहां पर विशेष प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डॉल्फिन्स भी देखने को मिल सकती है आपको। इसके बाद में फिर जो दूसरा भाग आता है, इसे कहा जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसे कहा जाता है मैसोप्लेजिक या मध्यप्लेजिक। ये होता है सर कहां से कहां तक का भाग? ये होता है 200 से लेकर के 1000 मीटर तक का भाग होता है। 1000 मीटर तक का भाग होगा ये, 200 से लेकर के। इसमें यहां अगर आप जीवों के नाम देखोगे तो जैसे कि ऑक्टोपस देखने को मिल रहा है आपको, स्टार फिश है, ठीक है ना, कोपपोर्ट्स है इसमें, एपीप्लेजिक फिश है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जीव हैं, आपको इतना ज्यादा बहुत ज्यादा ध्यान में रखना भी नहीं है। ठीक है, मैसोप्लेजिक में आप ऑक्टोपस लिख सकते हो, ठीक है, और कोपपोर्ट्स लिख सकते हो, कॉपपोर्ट्स, ये सब जीवों के नाम हैं। ऑक्टोपस लिख दो। अच्छा, सबसे ज्यादा काम की है बैथीप्लेजिक, जो इसके जस्ट आगे का भाग है। बैथीप्लेजिक वाले भाग की अगर मैं बात करूंगा तो ये 1000 से लेकर के 4000 मीटर तक का भाग है। इस बैथीप्लेजिक जोन की अगर मैं आपसे बात करूंगा ना, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा एंगलर फिश। एंगलर फिश यहीं पर रहती है, ठीक है ना। और आप लोगों ने नाम सुना होगा एक डूम्सडे फिश। ये यहीं पर रहती है, ठीक है ना, एंगलर फिश और डूम्सडे फिश। इनकी अगर मैं बात करूंगा तो ये बैथी जोन में रहती है। कहां पर रहती है ये? बैथी जोन में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ ये इसमें जेली फिश भी देखने को मिलती है यहीं पर। कौन सी फिश? जेली फिश, ठीक है। अब हो क्या रहा है, रिसेंटली एक न्यूज आप लोगों ने देखी होगी कि जो डीप सी क्रिएचर हैं, ये सभी के सभी डीप क्रिएचर्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये बाहर निकलकर भाग रहे थे। है ना, ये सभी के सभी क्रिएचर्स क्या कर रहे थे? बाहर निकल के भाग रहे थे। इनमें से सबसे खतरनाक किसको माना गया? डूम्सडे फिश को, जिसको ओर फिश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, OAR, ओर फिश के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल में दोस्तों ये बैथीप्लेजिक जोन में रहते हैं, 1000 से 4000 मीटर तक की लगभग गहराई वाले क्षेत्र में रहते हैं, और ये कभी कभी ही सरफेस की तरफ आते हैं। अब दरअसल में हो क्या रहा है, यहां पर दो दिक्कतें आ रही हैं। जब कभी भी समुद्र तल पर कोई भी हलचल होती है या फिर भूकंप आने की संभावना होती है, छोटे मोटे लगातार अर्थक्वेक ट्रीमर्स जो हैं वो लगातार यहां पर प्रोड्यूस होते हैं, तो डीप सी क्रिएचर जो है उनके अंदर वो उनको महसूस करते हैं। आगे बात समझ में? जब वो उनको महसूस करते हैं तो फिर वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। ये बात सच है। दूसरा एक और सच ये है कि होता क्या है दरअसल में, ऊपर का जो पानी है ये गर्म पानी है, नीचे का जो पानी है ये कैसा पानी होता है? नीचे का पानी होता है एकदम ठंडा पानी। आगे बात समझ में? अब हो क्या रहा है, बीच का जो भाग होता है, ऊपर गर्म नीचे ठंडा, बीच का जो एक तरह से गुनगुना मान लो, है ना, मतलब कि जहां पर गर्म और ठंडे पानी का मिश्रण हो रहा होता है, उस क्षेत्र को थर्मोक्लाइन के नाम से कहा जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है, नीचे तो ठंडा है ही है पानी, ऊपर का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो प्रॉपरली उस वाटर की मिक्सिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ऐसे समझ लो कि टेम्परेचर नीचे कम पहुंच पा रहा है, तो जो जितने भी ये डीप सी क्रिएचर हैं
ये अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और ऐसा इतिहास में देखा गया है कि जब जब ये डीप सी क्रिएचर ऊपर की तरफ आए हैं, तट की तरफ आए हैं, तो एक बड़ा डिजास्टर हुआ है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो जापान में जब ये तट पर दिखाई दिए तो वहां सुनामी आई, मैक्सिको के तट पर दिखाई दिए तो वहां सुनामी आई। तो रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, तमिलनाडु के तट पर भी दिखाई दिए थे, जापान के तट पर भी दिखाई दिए, जो ओरफिश थी। और यही न्यूज चारों ओर वायरल होने लगी कि भाई अब कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है। तो इन सब के पीछे की जो मंशा थी वो यही थी, क्योंकि डीप सी क्रिएचर में हलचल होना एक बड़े कहीं ना कहीं एक डिजास्टर को क्रिएट कर सकता है। और इसके पीछे कारण मैंने आपको यही बताया कि या तो अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज बड़े स्तर पर हो रहा हो। तो इन डीप सी क्रिएचर का बाहर आना भी एक बड़ा मुद्दा बना था हमारे देश में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रलयकारी मछली है वो कहां पर दिखाई दी, ऐसी यूं एक स्टील की तलवार की तरह ये लहराती हुई दिखाई दी थी तमिलनाडु के तट पर। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो ये एंगलर फिश है, जेली और क्या नाम है ये ओर फिश है, ये रेयरेस्ट स्पीसीज में आती है, नॉर्मली ये तट पर निकलकर नहीं आती हैं। इसके बाद की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक की गहराई का जो भाग है, इसको अबाइसल प्लेजिक के नाम से जाना जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये, आप यहां तक बैथी प्लेजिक तक आप याद रखोगे। इसके बाद के नीचे जितने भी हैं, नीचे जितने भी हैं उसमें ब्रिटिल स्टार है, डीप सी कोरल है, ठीक है, डीप सी श्रिम्प्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। और यही वो जीव हैं जो कि ठंडे पानी में रहते हैं, क्योंकि नीचे जैसे जैसे हम पहुंचते हैं ना, उसके बाद में तो फिर टेम्परेचर ओशियन का कांस्टेंट हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये एक ओवरव्यू था जिसमें हम लोगों ने डिवीजन ऑफ द ओशियन के बारे में बात की। यानी कि हम लोगों ने बात की यहां पर कि जो महासागर होते हैं उन महासागरों का विभाजन कैसे कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू करा देता हूं दोस्तों। महासागरों का विभाजन हमने दो तरीके से किया। सनलाइट कितनी गहराई तक जा रही है, या तो फोटिक जोन होगा, पूरी पूरी जा रही है, थोड़ी बहुत जा रही है तो अफोटिक जोन होगा, बिल्कुल नहीं जा रही तो सॉरी थोड़ी थोड़ी जा रही तो डायस्फोटिक, बिल्कुल नहीं जा रही तो अफोटिक जोन हो जाएगा। दूसरा हमने यहां पर देखा गहराई के आधार पर, और उनके गहराई के आधार पर जीवों के पाए जाने की क्या संभावना है वो भी हमने देखी। तो हमें यह पता चला कि मेसोप्लेजिक जोन के बाद का जो क्षेत्र है यहां पर रेयर ऑर्गेनिज्म प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। और बैथीप्लेजिक के बाद का जो क्षेत्र है अबाइसल और हाइडल प्लेजिक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर तो रेयरेस्ट ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डिवीजन ऑफ द ओशियन जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में, यानी कि महाद्वीपीय नितल उच्चावच के बारे में, जिसमें यह पढ़ा जाता है कि जो महासागर के तल है वो कहां ऊंचा है, कहां कौन सा भाग है, कैसे क्या है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एसएससी भी क्वेश्चन पूछता है। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्टिनेंटल सेफ का जो स्लोप है वो कितना होता है, 1 डिग्री से भी कम होता है। आगे बात समझ में। तो ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बड़े तरीके से और इत्मीनान से कल की क्लास में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और दोस्तों जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैच में एनरोल कराना चाहते हैं वो एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि एडमिशन अभी ओपन है। बैच की फीस 599 रुपए चल रही है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।